बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत, इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम इस कक्षा के माध्यम से अज्ञे की प्रयोग धर्मिता अर्थात उन्होंने अपनी कविता में क्या क्या नए प्रयोग किए हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अज्ञे की जो प्रयोग धर्मिता जो दृष्टि है, प्रयोगशील दृष्टि है, उसके मूल में नए शब्दों की खोज और नए शब्दों को एक नवीन संस्कार देना उनका मूल उद्देश्य रहा है। उन्होंने लिखा है कि आज मैंने पर्वत को नई आंखों से देखा, आज मैंने नदी को नई आंखों से देखा, आज मैंने पेड़ को नई आंखों से देखा। तो ये जो नई आंख है कवि की जो है वो प्रयोगशील ही दृष्टि है। ये आंख है जो परंपरा का रूढ़ प्रयोग स्वीकार नहीं करती बल्कि उसका नवीन प्रयोग स्वीकार करती है और प्रासंगिक प्रयोग स्वीकार करती है। लेकिन इस प्रयोग की प्रक्रिया में शब्द और धातु की अवहेलना उन्हें संगत नहीं लगती। ये दूसरी बात कि वे शब्द और धातु का सृजनात्मक प्रयोग खूब करते हैं। असल में अज्ञे की कविता में शब्दों का नवीन प्रयोग, नवीन प्रतीकों की तलाश, नए बिंब, नए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। कविता की भीतरी लय का आधुनिक स्वरूप भी दिखाई देता है। इस संदर्भ में डॉक्टर रघुवंश समालोचकों का कहना है कि अज्ञे सजग कलाकार है। साक्षात्कृत अनुभव की जो अभिव्यक्ति होती है उसके लिए उचित शब्द, भाषा, प्रतीक और बिंब खोजने की उनमें एक सूक्ष्म चेतना कार्यशील रही है। तो अब इस अज्ञे की प्रयोग धर्मिता शीर्षक से इस कक्षा के माध्यम से मैं यहाँ पर भाषा, शब्द, प्रतीक, बिंब, छंद, लय इन सबको लेकर के हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु भाषा को लेते हैं। अज्ञे के सामने यह समस्या थी कि उसका सृजनात्मक जो प्रयोग है वो कैसे किया जाए। तो उन्होंने भाषा के स्तर पर जो प्रयोग किए उसमें परंपरागत साहित्यिक संवेदना को तोड़ा। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कविता की भाषा को तोड़ा और उन्होंने भाषा के स्तर पर नए नए प्रयोग किए। और उनमें बोलचाल की भाषा के संदर्भ दिए गए, जैसे सांप तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो ये जो नए प्रयोग कविता में कवि अपने परिवेश का निर्माण करना चाहते हैं उसमें सफल भी होते हैं। बोलचाल की भाषा का जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें व्यंग की बहुत तीक्ष्ण मार है। कविता का शिल्प भी विकसित कर देते हैं। उदाहरण देखें, जियो मेरे आजाद देश के शानदार शासकों, जिनकी साहिबी भेजे वाली देसी खोपड़ियों पर चिट्ठी दूधियां टोपियां दिखाती हैं, जिनके सामरूप की संदली अंगूरी चंपई और मोटाई जो रंग की बेचनी महानी चौरी तक की अजीब रूप में दिखता है अंग्रेजी रईसी डाट।
तो इसमें सफाई का कागज रखने की जो कंजूस बनी है कि एक तमीज अज्ञे ने मौन को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। कविता जगत में यह एक मौलिक अवधारणा का प्रयोग जो सामने आया है। वे कहते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो अज्ञे की प्रयोगशील जो दृष्टि है वो भाषा और अनुभव दोनों को ही एक साथ जांचते हुए चलती है। इसी कारण उनकी कविता में केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, ये उनकी बोध शक्ति और भाषा शक्ति दोनों को सिद्ध करती चलती है। शब्द के बारे में उन्होंने जो नए प्रयोग किए उस पर बात करते हैं। शब्द का सृजनात्मक प्रयोग कैसे किया कि अज्ञे ने कविताओं में शब्दों को लेकर भी सृजनात्मक प्रयोग किए हैं। उन्होंने भाषा को दोहन करते हुए नवीन शब्दों का निर्माण किया और उनकी कविताओं में तत्सम शब्दावली पर अधिक बल है। शुरुआती कविताओं में बेशक तत्सम शब्दावली दिखाई देती हो, लेकिन बाद की कविताओं में देशज और तद्भव शब्दावली की प्रचुरता होने लग जाती है। जैसे उद्यान के स्थान पर सुनसान पार्क, पार्क में बेंच, पर्दा, साबुन की चिकनाई जैसे शब्दों का प्रयोग कर छायावादी शब्दावली से अलग होने की कोशिश ये लोग करते हैं। उनके शब्द और प्रयोग बाबरा अहिरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए खूब दिखाई देते हैं इन दोनों संग्रहों में। बाबरा अहिरी कविता में तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल उससे वाली बेपनाह काया है, लेकिन उसे उभारने वाली कलम त्रिशूल वाली मंदिर शिखर है को अभिव्यक्त करते हुए बदलते परिवेश को उतारा है कवि ने। इसी तरह देशज शब्दावली का प्रयोग देखना हो तो उनकी जो कविता है सत्य तो बहुत मिले, उस कविता में उन्होंने ये साफ देखा जा सकता है देशज शब्दावली का प्रयोग कि खोज में जब निकल ही आया सत्य तो बहुत मिले, कुछ नए कुछ पुराने मिले, कुछ अपने कुछ बिराने मिले, कुछ दिखावे कुछ बहाने मिले, कुछ अकड़ू कुछ मुंह चुराने मिले, कुछ घुटे मजे सफेद पोश मिले, कुछ ईमारे खाना दोष मिले, कुछ ने लुभाया कुछ ने डराया, कुछ ने परचाया कुछ ने भरमाया। तो यहाँ बिराने, उकड़ू, मुंह चुराने, घुटे मजे, दई मारे, खाना दोष, सब तत्वम शब्द हैं जी। भरमाया, परचाया, ये सब जो तद्भव शब्द हैं ये कवि की नई प्रयोग धर्मता ही है। सार्थक को प्रतीकों की भी तलाश जो इसमें दिखती है, प्रतीक विधान के माध्यम से भी बात करेंगे हम इनकी प्रयोग धर्मता पर। तो 3 तरह के प्रयोग इन्होंने किए हैं प्रतीकों के माध्यम से कि प्रतीक जो परंपरागत प्रतीक हैं उनका नवीनीकरण किया है, एक तो इन्होंने नया प्रयोग किया, एक इन्होंने कुछ निजी प्रतीक दिए हैं और एक कुछ आधुनिक प्रतीक इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। तो परंपरागत जो ये एक तरह में उलझी हुई स्पष्ट और रहस्यात्मक अनुभूति को प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट करके चलते हैं। सीधे अवचेतन से प्रतीक नहीं निकालते बल्कि जीवन और संस्कृति से जोड़कर उनका सृजन सचेत होकर करते हैं।
और प्रतीक योजना जो उनके काव्य में देखती है, ये पश्चिम के प्रतीकवाद से भी प्रभावित नहीं कही जा सकती है, केवल क्योंकि उनकी जड़ भारतीय जन साहित्य की परंपरा में ही है। उनके लिए प्रतीक साध्य नहीं, साधन है। वे प्रतीक के लिए कविता नहीं लिखते, अपितु कविता के लिए प्रतीकों का चयन करते हैं। इसीलिए इनकी काव्य में प्रतीकों का 3 विभागों में बांटकर आलोचकों ने देखा है। वो मैंने आपको बताया ही थे, परंपरागत प्रतीकों का नया। अब परंपरागत क्या है, जैसे कुछ पुराने जो प्रतीक होते हैं जो चले आ रहे हैं, उनको नए अर्थों में इन्होंने देखा है। उनका जो अर्थ घिसते सालों साल, हजारों सालों से उन्हीं अर्थों में देख रहे हैं, तो उनको क्या है कि वो रूढ़ हो गए हैं। और रूढ़ हो गए हैं तो उन्होंने देखा कि अब वो हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। हमारी अनुभूति को व्यक्त करने में सामर्थ्य है। इसलिए इन्होंने निहित चिंतन को प्रयोग के जरिए जांचा परखा। क्रौंच पक्षी के परंपरागत अर्थ पर प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगाया और लगाते हुए उसका प्रयोग प्रेम और वियोग के लिए किया है। नदी का प्रयोग विशाल समाज के प्रतीक के लिए उपयोग किया है, तो दीप का व्यक्ति की अस्मिता से परिपूर्ण प्रतीक रूप में किया है। वो लिखते हैं कि किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं स्रोत सुनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होता है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होंगे, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, फिर हम चूर्ण होकर भी कभी धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो आकाश को आकाश मानने से मना कर दिया, उन्हें केवल रूपहीन आलोक माना है। इसी तरह उन्होंने तारे का प्रयोग भी व्यक्ति की संपूर्ण उसकी इयत्ता और अस्मिता के प्रतीक रूप में किया है। इसी प्रकार असाध्य वीणा में भी उन्होंने विशाल जो तरु है वो विशाल जातिगत अनुभव के रूप में प्रयोग किया है। निजी प्रतीक देखते हैं, इनका निजी सागर, बूंद, मछली, अज्ञे के ये निजी प्रतीक हैं। ये सब प्रतीकों के माध्यम से अज्ञे जी ने कविता में अज्ञे ने खूब प्रयोग किया है, और जिस हद तक किया है उसके ये सारे के सारे प्रयोग उनके निजी ही लगते हैं। उनकी ये प्रयोग निजी होते हैं, नितांत वैयक्तिक नहीं है, जिन्हें समझा ही ना जा सके। इनके माध्यम से समाज और समाज जिसने प्रतीकों को अर्थ दिया है। सागर ऐसा प्रतीक है जिसकी कविता में अनेक बार अलग ढंग से आता है। कभी व्यक्ति के अंतर्मन, तो कभी मानव जीवन की जिजीविषा, कभी मनुष्य की चेतन, अचेतन, अवचेतन, अर्धचेतन को जानने की कोशिश में आया है। कहाँ है अज्ञे की जिज्ञासा भी रहती है कि कहाँ है तुम्हारा पहचान, सागर कहाँ है। ओ सागर, ओ मेरी धमनियों की आग, मेरे लहू के स्पंदित राज रोग सागर, ओ महाकाल, ओ जीवन। इसी प्रकार आगे की कविता में मछली भी एक जिजीविषा का प्रतीक बनकर उभरी, जो जीवन की हलचल और दबाव और टूटन को झेलकर भी अपनी अस्मिता बचाए रखना चाहती है। इस तरह मछली कवि अज्ञे जीवन के अनकहे सत्य का अन्वेषण
तो मैं बता रहा था इस प्रकार मछली से कवि अज्ञे जीवन के अनकहे सत्य की खोज करते हैं। जब जब सागर में मछली तड़पी तब तब हमने उसकी गहराई को जाना है। इसी तरह भांति भांति के विशाल और विराट के निर्माण में लघु का अत्यंत महत्व वो स्वीकारते हैं। तो लघुता के इस सत्य को सृजन के लिए भी सत्य मानते हैं वो। एक बूंद उनकी कविता में लघु इकाई है। बूंद, पानी की बूंद एक छोटी इकाई होती है सागर की, जो सागर की विशाल राशि के सम्मुख भी अपनी एक पहचान को बरकरार बनाए रखती है। ये एक प्रतीक भी देखो इसमें, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलती सूरज की आग से, मुझे भी दिख गया इस आलोक हुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, मैंने देखा एक बूंद। ये है इसमें तो विशाल और विराट के निर्माण में लघु का अत्यंत महत्व है। ये एक यहाँ पर लघुता को वो थोड़ा महत्व देते हैं, अस्मिता को महत्व देते हैं जो व्यक्तिगत है। ये नए प्रतीकों का इसमें। आधुनिक प्रतीकों की बात करें तो परंपरागत प्रतीकों के नए संदर्भ में प्रयोग किया, वहीं उन्होंने आधुनिक जीवन से भी प्रतीक चुने हैं जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो क्षेत्र हैं, परिस्थितियां हैं, उनको व्यक्त किया है। चूंकि आधुनिक चेतना के कवि हैं तो परिवेश के प्रति भी ये सचेत रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच बैठ पछाही भैंस जुगाली कर रही है। आप देखिए, तेज दौड़ती मोटरें लारियों पास आते सकपका जाती है, भैंस की आंखों की स्थिर चितवन के आगे मानो इंजनों की बोलती बंद हो जाती है। तो यह कवि अज्ञे ने पछाही भैंस का प्रतीक पश्चिम से आयातित जो तकनीक है, जो दृष्टि है, उसके रूप में किया है। वह इस देश के लिए उपयोगी नहीं मानते हैं उसको, समस्याओं को जुगाली करना कहते हैं। समस्या क्या है? जुगाली। समस्याओं को चबाते रहो उसको बस। इस तरह से मिथक प्रयोग भी ऐसे ही हैं इसमें। नए प्रयोग से धर्मता के अंतर्गत प्रयोग अज्ञे ने मिथ किया, चरित्र, अवधारणा, घटनाओं को नए संदर्भ में प्रयोग किया। उनकी चेतना पर कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका समाधान ढूंढने के लिए परंपरागत प्रतीक उन्हें सार्थक नहीं दिखाई देते, इसलिए वे उन्हें आधुनिक संदर्भ में जांचते हैं। एकलव्य और द्रोणाचार्य के मिथक का प्रयोग आज के नैतिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए करते हैं। एकलव्य एक है और आज आस्था भी उसमें, क्या जाने कहीं कम हो, क्या जाने वे अंगूठा भी दे या न दे। अज्ञे आज के इस वातावरण के प्रति व्यक्ति को ही उत्तरदायी मानते। मैं क्या, मैं भी उत्तरदायी नहीं हूँ। इतिहास के प्रति, चेहरे के प्रति, परंपरा, मुकुर के प्रति, बालकों के वक्तव्य के भोले विश्वास के प्रति क्या मैं उत्तरदायी नहीं? इस प्रकार से ये जो इंद्र, कर्मनाशा, हिरण्यक, एलू, मनु, प्रजापति, वासुकी, असाध्य वीणा, हटिपस आदि इन सब मिथकों का आधुनिक संदर्भों में उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। और लास्ट है इनका बिंब प्रयोग। बिंब निर्माण प्रक्रिया में उनकी प्रयोगशीलता झलकती है। किसी गहरे अथवा मूल्य का अगर मूर्त प्रस्तुतिकरण करना हो, गहरे सत्य के मूल्य का मूर्त प्रस्तुतिकरण कई जगह इन्होंने किया है। बिंब परंपरागत शब्दों से ही निर्मित होते हैं, परंतु नए जीवन का सत्य उद्घाटन करने में अगर प्रयोगशील दृष्टि के परिचायक भी हैं ये, जैसे सूरज है, क्षितिज है, नगर, चौक परंपरागत शब्द हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विचार वाले बिंब का निर्माण हिरोशिमा कविता में देखा जा सकता है, जैसे एक दिन सहसा।
लगभग समय की बाध्यता है, कक्षा आज यही समाप्त करनी पड़ेगी। मैंने आज आपको बताया कि अज्ञेय ने अपनी कविताओं में क्या नए नए प्रयोग किए, और वो प्रयोग भाषा के स्तर पर, प्रतीकों के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, बिंब के स्तर पर क्या नए प्रयोग किए, उन पर मैंने आज संक्षेप में आपको मैंने इस छोटी कक्षा के माध्यम से समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आप तक मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपको पुनः सभी को नमस्कार।